नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको राजस्थान के ऊर्जा संसाधन के बारे में बताने जा रही हूँ। आज हम इसके भाग प्रथम के बारे में अध्ययन करेंगे। ऊर्जा संसाधन अथवा ऊर्जा की आपूर्ति आज के युग की प्राथमिक आवश्यकता है, क्योंकि किसी देश एवं प्रदेश का आर्थिक विकास इस पर निर्भर करता है। तो ऊर्जा संसाधन अथवा जो ऊर्जा की आपूर्ति है वो वर्तमान में सभी के लिए बहुत ही जरूरी है और प्राथमिक आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र का आर्थिक विकास जो होता है वो वहां पर उपलब्ध ऊर्जा संसाधनों पर निर्भर करता है। यदि किसी देश या क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा संसाधन उपलब्ध नहीं है तो उस क्षेत्र का आर्थिक विकास हो पाना संभव नहीं है। वर्तमान समय में घरेलू कार्यों से लेकर उद्योग, परिवहन, कृषि आदि सभी क्रियाओं में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि वर्तमान युग मशीनी युग है और मशीनों को चलाने हेतु हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हम वर्तमान में देख रहे हैं घरेलू कार्य से लेकर के बड़े बड़े उद्योग धंधे तक जितने भी कार्य होते हैं वो सारे मशीनों के द्वारा होते हैं और इन मशीनों को चलाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा स्रोतों को दो भागों में विभक्त किया जाता है। नंबर 1 है परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जैसे कि कोयला, खनिज तेल, जल विद्युत तथा अणु शक्ति, ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। और दूसरे प्रकार के हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जिसमें है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा तथा बायोगैस आदि। राजस्थान में दोनों ही प्रकार के ऊर्जा स्रोत उपलब्ध हैं। तो यदि हम राजस्थान के विषय में बात करें तो राजस्थान में परंपरागत तथा गैर परंपरागत दोनों प्रकार के ऊर्जा स्रोत पाए जाते हैं। अब हम यहाँ परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में सबसे पहले कोयला के बारे में बात करते हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों में कोयला प्रमुख है, जिसका उपयोग प्राचीन काल से ऊर्जा प्राप्ति में किया जाता रहा है और वर्तमान में भी समुचित रूप से इसका उपयोग हो रहा है। तो ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत है उसमें कोयला जो था वो प्रमुख था और इसका उपयोग हम पुराने समय से लेकर के वर्तमान तक करते आ रहे हैं। वर्तमान में तापीय विद्युत ऊर्जा उत्पादित करने में कोयला काम में लिया जाता है। कोयले की उत्तमता उसमें उपलब्ध कार्बन की मात्रा पर निर्भर करती है कि कोयले की क्वालिटी जो होती है उसमें कार्बन की मात्रा कितनी परसेंटेज है, इस बात पर निर्भर करती है। यदि उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो उसमें कार्बन की मात्रा अधिक पाई जाती है और यदि क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उस कोयले में कार्बन की मात्रा कम पाई जाती है। एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम प्रकार का कोयला होता है। इसके पश्चात बिटुमिन्स और निम्न कोटि का पीट अथवा लिग्नाइट होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा 50% से भी कम होती है। तो जो पीट या लिग्नाइट कोयला होता है वो निम्न कोटि के कोयलों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि उनमें कार्बन की मात्रा कम होती है। राजस्थान राज्य कोयला प्राप्ति की दृष्टि से निर्धन है और यहाँ केवल लिग्नाइट प्रकार का कोयला प्राप्त होता है। इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान कोयला की दृष्टि से निर्धन राज्य है, क्योंकि यहाँ जो कोयला पाया जाता है वो उत्तम कोटि का ना पाया जाकर के निम्न कोटि का पाया जाता है, जो कि लिग्नाइट प्रकार का होता है और इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है तथा इसे भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 45 से 55% होती है तथा यह धुआं अधिक देता है, अतः इसका औद्योगिक उपयोग नहीं होता। तो कार्बन की कम मात्रा के कारण ये धुआं अधिक देता है
इसलिए इसका उपयोग औद्योगिक कार्यों में नहीं हो सकता। राजस्थान में लिग्नाइट प्रमुखतया बीकानेर जिले में मिलता है। इसकी प्रमुख खाने पलाना में स्थित है। पलाना के अतिरिक्त खारी, चानेरी, गंगा सरोवर, मुद तथा बरसिंहसर आदि में भी इसकी खाने पाई जाती हैं। यहाँ हम देख रहे हैं इस स्लाइड पर फोटो के माध्यम से लिग्नाइट कोयले को या भूरे कोयले को दिखाया गया है कि वो किस तरह का दिखाई देता है। पलाना की खानों से कोयला स्वतंत्रता से पूर्व ही निकाला जाता रहा है, यानी ऐसा कह सकते हैं कि पलाना की जो खाने हैं वो बहुत ही पुरानी खाने हैं जिनसे खनन कार्य स्वतंत्रता से पूर्व भी हो रहा था। बीकानेर क्षेत्र में लगभग 56,000 टन कोयला प्रतिवर्ष निकाला जाता है। पलाना क्षेत्र में टर्शरी कोयला जमाव है। यहाँ औसतन 6 मीटर मोटाई की कोयला की परतें पाई जाती हैं। यहाँ कोयला खनन कूपक शोधन विधि से निकाला जाता है। तो यहाँ इस क्षेत्र में जो कोयला निकाला जाता है उसको निकालने की जो विधि होती है वो खनन कूपक शोधक विधि होती है। तत्पश्चात इसका शोधन कर तापीय विद्युत घरों आदि में उपयोग हेतु भेजा जाता है। तो कोयले को खनन करने के पश्चात उसका शोधन किया जाता है, उसके बाद में तापीय विद्युत घरों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु भेजा जाता है। यहाँ आप इस स्लाइड पे देख पा रहे हैं खनन कूपक शोधक विधि को दिखाया गया है कि जिससे किस तरह से कोयला निकाला जाता है। पलाना क्षेत्र में लगभग 20.5 मिलियन टन कोयला के सुरक्षित भंडार का अनुमान है तथा पलाना के अतिरिक्त देशनोक के निकट माधोगढ़ और गुंडा आदि बीकानेर के क्षेत्रों में भी लिग्नाइट के भंडारों का पता लगा है। बीकानेर के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी भूगर्भिक सर्वेक्षण द्वारा लिग्नाइट के भंडारों का पता चला है। यानी बीकानेर के अलावा भी बहुत से स्थान ऐसे हैं जहां से कोयला खनन किया जा सकता है। इसमें नागौर जिले के मेड़ता रोड तथा बाड़मेर जिले के कपूरडी क्षेत्रों में क्रमशः 30 लाख व 6 करोड़ टन लिग्नाइट भंडारों का अनुमान है। तो बीकानेर के अलावा नागौर तथा बाड़मेर से भी कोयले के भंडारों के होने के अनुमान है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं तापीय विद्युत की। तापीय विद्युत का एकमात्र स्रोत कोयला होता है। राजस्थान में उत्तम कोटि के कोयले का अभाव है। यहाँ केवल लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। लिग्नाइट का जो प्रमुख क्षेत्र है वो बीकानेर जिला है तथा नागौर और बाड़मेर में भी लिग्नाइट के भंडार हैं। राजस्थान में तापीय विद्युत का उत्पादन बाहर से मंगाए गए कोयले पर निर्भर करता है, क्योंकि राजस्थान का जो कोयला है उसकी क्वालिटी उत्तम ना होने के कारण हमें जो कोयला है तापीय विद्युत उत्पन्न करने के लिए बाहर से मंगाना पड़ता है। वर्तमान में राज्य में तापीय विद्युत आपूर्ति कोटा थर्मल की 7 इकाइयां, सूरतगढ़, छबड़ा तथा काली सिंध ताप परियोजना की 6 इकाइयों तथा सतपुड़ा ताप विद्युत से विद्युत उत्पन्न हो रही है। यहाँ हम देख रहे हैं इस स्लाइड पर थर्मल पावर स्टेशन को दिखाया गया है फोटो के माध्यम से। अब हम बात कर रहे हैं ताप विद्युत परियोजना की कि राजस्थान में कौन कौन सी ताप विद्युत परियोजना पाई जाती है, जिसमें है कोटा तापीय विद्युत परियोजना, दूसरी है सूरतगढ़ ताप विद्युत परियोजना जो गंगानगर में है, नंबर 3 है छबड़ा तापीय विद्युत परियोजना जो बारां में है, नेक्स्ट है काली सिंध थर्मल परियोजना जो झालावाड़ में है, नेक्स्ट है सतपुड़ा विद्युत गृह, ये गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान का सम्मिलित ताप विद्युत गृह है, नेक्स्ट है बरसिंहसर ताप विद्युत गृह और कपूरडी एवं जालिपा तापीय विद्युत परियोजना। इसके अलावा कुछ अन्य प्रकार की तापीय परियोजनाओं में है हाइड्रा तापीय विद्युत परियोजना बीकानेर, भदेसर तापीय विद्युत परियोजना बाड़मेर,
नवेली तापीय विद्युत परियोजना बीकानेर तथा कवई बारा आदि है। अब हम बात कर रहे हैं खनिज तेल, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के बारे में। खनिज तेल अथवा पेट्रोलियम की उपलब्धि सर्वत्र न होकर के विशिष्ट स्थानों पर ही होती है। तो पेट्रोलियम या खनिज तेल की यदि बात करें तो उसकी जो उपलब्धि है वो सभी जगह ना पाई जाकर के किसी विशिष्ट क्षेत्रों में ही उसकी उपलब्धि होती है। वास्तव में खनिज तेल हाइड्रोकार्बन यौगिकों का मिश्रण है जो अवसादी सेलों की रंध्रों में रिस जाता है तथा प्राकृतिक गैस के साथ में निकाला जाता है। तो जो खनिज तेल है वो क्या होता है, अवसादी सेलों में पाया जाता है और प्राकृतिक गैस के साथ में उसको निकाला जाता है। राजस्थान के भूगर्भिक एवं चुंबकीय सर्वेक्षण से यह तथ्य स्पष्ट हुए हैं कि पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र में खनिज तेल एवं गैस के भंडार हो सकते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय इस क्षेत्र को तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC को सौंपा गया तथा फ्रेंच विशेषज्ञों की देखरेख में जैसलमेर से 55 किलोमीटर दूर भारतीय टीबा पर खुदाई का कार्य किया गया। जैसलमेर के रामगढ़, खुपालिया, उत्तर पश्चिम में मनिहारा टीबा के पास स्थित कमली ताल में गैस निकली। भूवैज्ञानिकों के अनुमानानुसार यहाँ 140 करोड़ व 50 लाख घन मीटर तेल व गैस के भंडार हैं। आयोग ने सर्वेक्षण से जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम बेसिन के 13,890 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सर्वेक्षण के अच्छे परिणाम मिले हैं। जैसलमेर के ही घोटारू क्षेत्र में हीलियम मिश्रित गैस होने की संभावना है। तो जैसलमेर का जो घोटारू क्षेत्र है वहां ही हीलियम मिश्रित गैस होने की भी संभावना है। वर्ष 1984 में भारत सरकार की कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा जैसलमेर के तनोट व रामगढ़ के तेल एवं गैस अनुसंधान कार्य प्रारंभ किए गए। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा ही इस तरह के अनुसंधान कार्य जो है प्रारंभ किए गए। राजस्थान में तेल एवं गैस के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बीकानेर नागौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन और बाड़मेर सांचौर बेसिन के 5 ब्लॉकों में तेल शोध का कार्य सौंपा गया। बाड़मेर के बायजू, गुड्डा मलानी नगर, कांसल, गिरल, कपूरडी क्षेत्र में अपूर्व सफलता मिली तथा केन एनर्जी कंपनी ने बाड़मेर के बायतू क्षेत्र में लगभग 1 बिलियन टन तेल का भंडार निकाला है। अकेले बायजू कुएं से प्रतिदिन 50,000 बैरल कच्चा तेल प्राप्त किया जा सकता है। तो यदि हम बायजू कुएं के अकेले की बात करें तो वहां से 50,000 बैरल कच्चा तेल अकेले बायजू कुएं से मिल सकता है। बाड़मेर जिले में ही रागेश्वरी, शक्ति भाग्यम, मंगला, ऐश्वर्या तेल क्षेत्रों में सफलता मिली है। तो ये जो तेल क्षेत्र हैं इनके बारे में कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि रागेश्वरी, शक्ति भाग्यम, मंगला और ऐश्वर्या तेल क्षेत्र है वो किस जिले में है। बायजू कवास कंपनी का 6ठा ब्लॉक है जहां तेल गैस की खोज की जा रही है। इसके अलावा रागेश्वरी, सरस्वती, गुड्डा एवं बी तथा Q1 ब्लॉक में तेल व गैस के कुओं की खुदाई की गई। कंपनी ने पिछले साल फरवरी में गुड्डा मलानी के निकट नगर गांव में 1241 मीटर गहराई पर प्रतिदिन 200 बैरल तेल की क्षमता वाले तेल भंडार का भी पता लगाया था। वर्तमान में राज्य में पेट्रोलियम खनन क्षेत्र जो है वो मनोहर टिब्बा, जैसलमेर, तनोट, डाडेवाला जैसलमेर, चिन्नेवाला जैसलमेर, बागीवाला जैसलमेर, मंगला बाड़मेर, भाग्य शक्ति बाड़मेर, कामेश्वरी वेस्ट,
SGL डेवलपमेंट एरिया और साउथ खारातर इत्यादि जो है राज्य में वर्तमान में पेट्रोलियम के खनन क्षेत्र हैं। अब हम बात कर रहे हैं गैस आधारित विद्युत परियोजना के बारे में। राजस्थान में गैस पर आधारित विद्युत परियोजना के अंतर्गत अंता विद्युत परियोजना प्रारंभ की गई। कोटा जिले में अंता में गैस आधारित ताप बिजली घर की प्रथम इकाई 21 जनवरी 1989 को प्रारंभ की गई। जैसलमेर के रामगढ़ में भी गैस आधारित विद्युत गृह स्थापित किया गया। गैस पर आधारित 1000 मेगावाट की क्षमता के बिजली घर की स्थापना की स्वीकृति राज्य सरकार ने 20 जुलाई 2010 को दी है। तो राज्य सरकार ने जो स्वीकृति इसकी दी वो 20 जुलाई 2010 को दी। इसकी स्थापना बूंदी जिले के केशवराय पाटन में की जाएगी। इसी प्रकार धौलपुर कंबाइंड परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है। इसी प्रकार मुंबई हाई गैस पर आधारित 2 तापीय विद्युत गृहों की स्थापना सवाई माधोपुर और बांसवाड़ा में करने की योजना है। अब हम बात कर रहे हैं परमाणु शक्ति या एटॉमिक पावर के बारे में कि भारत में शक्ति के साधनों की कमी और ऊर्जा की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए परमाणु शक्ति के विकास की योजना प्रारंभ की गई। तो जो भारत में जो है शक्ति के जो साधनों की कमी है और लगातार हमारे यहाँ जो ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग है उसको ध्यान में रखते हुए परमाणु शक्ति के विकास की योजना भी प्रारंभ की गई। इस कार्य हेतु भारत में प्रथम परमाणु केंद्र की स्थापना तारापुर में और दूसरा केंद्र राजस्थान परमाणु शक्ति परियोजना के रूप में प्रारंभ किया गया। इसकी स्थापना राजस्थान के प्रमुख औद्योगिक नगर कोटा से 50 किलोमीटर दूर राणा प्रताप सागर के निकट रावत भाटा नामक स्थान पर की गई। यह चित्तौड़गढ़ जिले में है। तो ये जो रावत भाटा है इसके बारे में भी बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। इस परियोजना का निर्माण और प्रबंध भारतीयों द्वारा तथा डिजाइन और इंजीनियरिंग का काम कनाडा द्वारा किया गया। यह भारत का प्रथम प्राकृतिक यूरेनियम भारी जल एवं प्रशीतन परिचालित परमाणु केंद्र है। तो जो ये भारत का प्रथम प्राकृतिक यूरेनियम भारी जल और प्रशीतन परिचालित परमाणु केंद्र के बारे में बात की जा रही है। राजस्थान में दूसरा परमाणु विद्युत केंद्र बांसवाड़ा में प्रस्तावित है। इसकी सैद्धांतिक स्वीकृति परमाणु विभाग ने दे दी है और इसकी स्थापना माही में की जाएगी जो कि बांसवाड़ा में स्थित है। अब हम बात कर रहे हैं जल विद्युत या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। जल विद्युत उत्पादन में राजस्थान की विपरीत प्राकृतिक परिस्थिति के होते हुए भी स्वयं की परियोजना एवं अन्य राज्यों से प्राप्त विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति हुई है। तो राजस्थान में क्या है, जल के संदर्भ में यदि बात की जाए तो यहाँ पर परिस्थितियां जो है अनुकूल नहीं है। वर्तमान में राज्य की विद्युत आपूर्ति की 39.6% जल विद्युत से ही पूर्ति हो रही है। यहाँ इस फोटो में दिखाया गया है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अब हम देख रहे हैं राजस्थान की जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में। पहली परियोजना चंबल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, माही विद्युत परियोजना, व्यास परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना। और ये जो सभी परियोजनाएं हैं वो राजस्थान की जल विद्युत परियोजनाएं हैं और दूसरी साइड में जल विद्युत परियोजनाओं को फोटो के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। अब हम बात कर रहे हैं चंबल परियोजना के बारे में। यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की सामूहिक योजना है। इसके अंतर्गत गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा बांध के साथ ही जल विद्युत उत्पादन गृहों का निर्माण किया गया। गांधी सागर पर 23 मेगावाट के 4 और 27 मेगावाट का
1 संयंत्र है। राणा प्रताप सागर पर 4 संयंत्र हैं, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 43 मेगावाट है। इसी प्रकार जवाहर सागर की 3 इकाइयों में प्रत्येक की क्षमता 35 मेगावाट है। तो बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से राज्यों की सामूहिक योजना है चंबल परियोजना, और इसके साथ में गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा बांध के बारे में भी बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है भाखड़ा नांगल योजना। ये पंजाब में स्थित भाखड़ा नांगल परियोजना में स्थापित विद्युत ग्रहों से राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू तथा बीकानेर जिलों को विद्युत प्रदान की जाती है। माही विद्युत परियोजना की यदि बात की जाए तो बांसवाड़ा जिले में ये माही नदी पर बनाए गए बांध पर स्थापित विद्युत ग्रहों में 1984 से प्रथम विद्युत इकाई से बिजली उत्पादन की जाने लगी तथा दूसरे चरण में द्वितीय इकाई से 1989 में उत्पादन प्रारंभ हुआ। इससे 140 मेगावाट विद्युत राज्यों को उपलब्ध होगी। तो ये पूछा जाता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो कहाँ की परियोजना है और माही विद्युत परियोजना किस नदी पर और किस जिले में बनाए गए बांध पर की परियोजना है। अगली परियोजना है व्यास परियोजना। यह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है, जिसमें 4 इकाइयां, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 165 मेगावाट की है। अब हम बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना। यह मूल रूप से सिंचाई परियोजना है, किंतु इस पर कई जल विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं, जिनसे 22,000 किलोवाट विद्युत उत्पादित होती है। इसमें पुंगल शाखा पर 2, सूरतगढ़ पर 2 तथा चारण वाली योजना पर 1 विद्युत गृह स्थापित किया गया है। अनूपगढ़ शाखा पर भी 3 मिनी हाइडल प्लांट बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है नर्मदा घाटी योजना से राजस्थान को 100 मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है, जो सिरोही, जालोर और बाड़मेर जिले में उपयोग में ली जाती है। एक लघुपन विद्युत परियोजना जाखम नदी पर स्थापित करने हेतु प्रस्ताव केंद्रीय जल आयोग के विचाराधीन है। इसी के साथ यह विषय यहीं पर समाप्त होता है और यहाँ इस स्लाइड पर पुस्तक संदर्भ दिया गया है कि यदि आप राजस्थान का भूगोल से संबंधित किसी भी विषय का विस्तृत रूप से अध्ययन करना चाहें तो यहाँ पुस्तक संदर्भ दिया गया है। अंत में आप सभी का धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा इस विषय को पूरा समझने के लिए इसके दोनों भागों का अध्ययन अवश्य करें। पुनः आप सभी का एक बार धन्यवाद।